Good morning, dear students. As we know, in our classes, we are discussing about the D and F block elements. और अभी हम लोग एक छोटा सा रिवीजन करेंगे, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे. When you look into the periodic table, you will find कि इस पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर हम फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड देन 18. देयर आर 18 ग्रुप्स. लाइकवाइज जब आप ऊपर से नीचे जाते हैं तो वी कॉल देम पीरियड. तो दिस वन पीरियड, दिस वन 2 एंड देन 3, देन 4, देन 5, देन 6 और देन 7. ठीक, तो जनरली हम इसको 18 ग्रुप्स में और 7 पीरियड के अंदर डिवाइड करते हैं. अब जो ये आपका फर्स्ट और सेकंड पीरियड होता है इसी को बोलते हैं हम एस ब्लॉक. सिमिलरली जो आपका यहाँ से लेकर 13 से लेकर 18 पे जब आप जाओगे तो इसको बोलते हैं पी ब्लॉक. लाइकवाइज फ्रॉम दिस ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 12 जो होता है ये कहलाता है हमारा डी ब्लॉक. ऑलराइट, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम डी ब्लॉक के नाम से बुलाते हैं. अब इसमें जो हमारा थर्ड वाला ग्रुप है उसमें जो भी एलिमेंट्स आएंगे और यहाँ पर जो ग्रुप 12 है यहाँ तक सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? ये डी ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं. जैसे आप जानते हो कि आपका जो एस ऑर्बिटल है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. दैट्स वाई इसके अंदर ग्रुप नंबर फर्स्ट और ग्रुप नंबर सेकंड आता है. इसी तरीके से पी ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 3 ऑर्बिटल्स होती हैं तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. तो यहाँ पर भी आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 ग्रुप आ जाएंगे. इसी तरीके से जो डी वाला है ना, डी ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो आते हैं आपके 10, बिकॉज यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? 5 ऑर्बिटल्स मिल जाएंगे. दैट्स वाई इसके अंदर जो ग्रुप आएंगे वो हो जाएंगे 10. दैट इज़ व्हाट वी कैन इजीली अंडरस्टैंड कि हाउ दिस थिंग रियली वर्क्स. नाउ हाउ वी डिसाइड कि कौन सा ग्रुप किस में जाएगा, जैसा कि हमने ऑलरेडी क्लास के अंदर डिस्कस कर रखा है तो हम उसको एक बार समझने की कोशिश कर लेते हैं. ये सपोज़ करो मैंने एक कॉमन सा एलिमेंट ले लिया कि मैं बात करता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर है mg और इसका एटॉमिक नंबर होता है 12. यानी कि इस mg के अंदर इसके बाहरी ऑर्बिटल्स के अंदर 12 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे. तो हाउ कैन वी डिसाइड कि भाई ये कहाँ पर जाएगा? तो इसका अगर हम देखें तो ये अबाव के अकॉर्डिंग 1s2 2s2 2p6 और ये आ गया आपका 3s2. तो यहाँ पर 2 2 4 4 6 10 10 to 12. तो यहाँ पर आप देखो तो आपको पता चलेगा कि ये कौन से पीरियड में होगा. अगर मैं सवाल पूछता हूँ तो पीरियड की इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है. अगर हम बात करें तो पीरियड की इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है इस नंबर से, जिसको हम बोल सकते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ठीक, और वो क्या है? 3 है. तो इसका मतलब इसकी जो पीरियड है वो थर्ड वाला होगा. अब बात करते हैं कि ग्रुप कौन सा है. तो इससे पहले हम देख लेते हैं कि भाई ये कौन से ब्लॉक में है. तो लेट्स से ब्लॉक की अगर हम बात करें तो ये आता है हमारा एस ब्लॉक में, जो कि पहला और दूसरा ग्रुप होता है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं. तो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो ग्रुप हो जाएगा हमारा 2, क्योंकि लास्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन एंटर करे हैं यहाँ पर. ओके, इस तरीके से हम डिसाइड करते हैं कि ये कहाँ, इसकी पोजीशन कहाँ पर होगी. अब ग्रुप में किसी भी चीज़ के नेचर के बारे में पता चलता है. लेट्स से ये मेटालिक इन नेचर होगा और जो भी सेकंड ग्रुप में होते हैं उनको बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स. ठीक, ये अर्थ क्रस्ट के अंदर पाए जाते हैं. मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये उसी ग्रुप के अंदर आने वाला एलिमेंट है. लेट्स से नाउ लुक इनटू द पीरियोडिक टेबल. अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल के अंदर तो दिस इज़ योर मैग्नीशियम विथ एटॉमिक नंबर 12. ग्रुप नंबर है इसका 2 और पीरियड है इसका 3. और जैसे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में गया है तो यहाँ पे सिंपली ये क्लियर हो गया कि ये क्या है?
इसकी पोजीशन यहाँ पर रहेगी। लेट्स से वो वन मोर एग्जांपल दैट यू कैन आल्सो सी, अगर हम बात करें फॉस्फोरस की जो कि एटॉमिक नंबर होता है 15, अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p, यहाँ पर आ जाएगा हमारा जनरली ये रहा आपका 3। यानी कि अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो ये मेरा गया है p ब्लॉक के अंदर, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करे हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसके अंदर बात करता हूँ कि इसका पीरियड कौन सा होगा, तो ऑफ कोर्स इसका पीरियड फिर से हो जाएगा 3, क्योंकि इसका हाईएस्ट नंबर जो है, क्वांटम नंबर जो है वो क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3। अगर मैं बात करता हूँ ब्लॉक की, तो ब्लॉक जो होगा इसका, ब्लॉक हो जाएगा इसका p। अब बात आती है, सवाल आता है ग्रुप। जब भी कोई एलिमेंट ग्रुप में एंटर करे, ठीक, तो उसकी लास्ट वाली ऑर्बिटल में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक, और प्लस जो डी इलेक्ट्रॉन में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने जाते हैं, तो जैसे 10 जाते हैं डी में, और इसकी लास्ट वाली जो ऑर्बिटल है, यानी कि एक तरीके से बोल सकते हैं लास्ट वाली जो सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 2 और 3 5, यानी कि इसका ग्रुप नंबर होना चाहिए 5। अच्छा, ये 10 क्यों लेते हैं, तो इसको ऐसे समझ लो कि जैसे आप जब एस ब्लॉक से ट्रांजिशन करके जाओगे तो बीच में आपकी आएगी डी ब्लॉक, और ये डी ब्लॉक यहाँ पर अगर आप थर्ड वाले पीरियड में देखो तो भरा तो है नहीं, लेकिन स्पेस तो पहले से ऑलरेडी खाली पड़ा है, तो दैट्स वाई उस स्पेस की वजह से हमको 10 ऐड करने पड़ते हैं। ये रहा आपका ग्रुप नंबर 15, ठीक है। थर्ड ग्रुप की बात चले, पीरियड थर्ड था तो 1 2 3, तो 3 के अंदर ये रहा आपका पी। Likewise, you can identify the properties and other features of these elements on the basis of their configuration. जब आपको एक ग्रुप की जानकारी मिल जाती है, तो अगर किसी एक एलिमेंट के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन है, तो यू कैन डिसाइड और गो थ्रू द प्रोसेस टू फाइंड आउट कि भाई उसका बिहेवियर कैसा होगा, या वो किस तरह की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को शो कर सकता है। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट some other elements. Let's say we are talking about Fe26। जब वो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे आप 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और यहाँ पाएगा 3d6। ऑलराइट, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर 26 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं, 2 और 2 4 4 4 6 10 10 2 12 12 6 आपके हो गए 18 18 और 2 आपके हो जाएंगे 20, और ये रहा 26, यानी कि लास्ट में यहाँ तक बढ़ने के बाद जो भी इलेक्ट्रॉन बचे वो हम 3D में पहुँचा देंगे। अब जैसे ये 4s है और ये 6 है, ये याद रखना है आपको। तो अगर हम बात करते हैं इसके पीरियड की, तो पीरियड तो हमको जो भी मैक्सिमम क्वांटम नंबर हो, तो हमारा मैक्सिमम क्वांटम नंबर 4 आ गया, तो पीरियड तो 4 होगा। अब बात करते हैं इसके ब्लॉक की, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा एंटर किया है किसमें, डी ऑर्बिटल में, तो इसको बोलेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। जहाँ जिस भी ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है उसी को क्या बोल देते हैं, उसका ब्लॉक बोल देते हैं। ये हो गया डी ब्लॉक एलिमेंट। नाउ अगर हमको ये डिसाइड करना हो कि इसका ग्रुप कौन सा है, तो ग्रुप डिसाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 2 हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर एंटर करे थे, प्लस यहाँ पर जो 6 इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं, तो इसको हम टोटल को ऐड कर देंगे और यहाँ पर इसकी पोजीशन यानी कि ग्रुप आ जाएगा 8। तो ये हो गया इसका 8 ग्रुप। ऑलराइट, नाउ लेट्स लुक इनटू द टेबल। टेबल में अगर हम देखें तो इसका जो पीरियड है वो ये रहता है 4 के बाद अगर हम जाएंगे ग्रुप नंबर 8 में, तो ये रहा ग्रुप 8 और ये आ गया हमारा आयरन। Likewise, very easily you can identify the position of the element in the periodic table. तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप 1-2 बार ट्राई करेंगे तो आपको सारे एलिमेंट्स की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, ठीक। तो आप एक बार इसको देखें, समझें, फिर 2-4 एलिमेंट्स के निकालें कॉन्फ़िगरेशंस, देन यू कम टू नो कि भाई हाउ द थिंग्स रियली चेंजेस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। एक्चुअली होता क्या है, अगर हम हंट्स की बात करें, तो यहाँ पर कंडीशन क्या है, ये रूल्स बोलता है कि देखो भाई
किसी भी एलिमेंट में जब आप इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं तो तब तक उन इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं हो सकती जब तक कि तुम हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल ना कर दो। अब यहाँ पर सवाल क्या उठता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे तो वहाँ पर दो कंडीशन आती हैं कि जो ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हों और जो ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हों। दोज ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। मोर स्टेबल से मतलब ये है कि उनकी जो स्टेबिलिटी होगी मोर स्टेबल। अब नेचर में जो भी चीज़ पाई जाती है, जो भी एलिमेंट्स हो या फिर कोई भी चीज़ हो एक्स वाई जेड, इट ऑलवेज ट्राई टू बी मोर स्टेबल। अब मोर स्टेबल होने के लिए जो भी पॉसिबल वेज एक किसी भी चीज़ को अपनाने पड़ेंगे वो उसके लिए पूरी कोशिश करेगा। सिमिलरली अगर आप बात करो क्रोमियम की, तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पहले एटॉमिक नंबर होता है 24। अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d4 ये होना चाहिए, ठीक। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि अगर मैं इन इलेक्ट्रॉन्स को भरता हूँ इस ऑर्बिटल में जिसमें कि 5 ऑर्बिटल्स हैं, ठीक, इसमें भरता हूँ तो ये 1 2 3 4 कुछ इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन आएगा और एक लास्ट ऑर्बिटल क्या रही, खाली रह गई। अब जैसा कि अभी हमने बात की थी कि भाई जो खाली ऑर्बिटल है उसके अंदर अगर एक इलेक्ट्रॉन हो जाए तो ये हाफ फिल्ड हो जाएगी, या फिर हम बोल सकते हैं कि भाई सिमेट्रिकली फिल्ड हो जाएगी, जिससे सारी की सारी ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्रोमियम क्या करता है, ये अपनी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s1 और 3d5 कर लेता है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन वो 4s से लेगा और उसको किस में पहुंचा देगा, उसको पहुंचा देगा अपनी 3d ऑर्बिटल में, जैसे कि 1 2 3 4 5, जिसमें कि 5 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। नाउ जब इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये क्या हो गया, कंप्लीटली हाफ फिल्ड हो गया और हाफ फिल्ड होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई, स्टेबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेस। दैट इज़ द रीज़न कि क्रोमियम एक्वायर्स या डेविएट फ्रॉम द रूल ऑफ अहवाउ, यानी कि जो अहवाउ का रूल है जो बताता है कि भाई लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन बचे वही जाएंगे, उसकी जगह पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जाता है जो कि 4s से जाता है। और जाने का रीज़न होता है बिकॉज ऑफ क्यों 4s से इलेक्ट्रॉन 3d में चला जाता है, ड्यू टू लेस एनर्जी गैप बिटवीन 4s एंड 3d ऑर्बिटल। और ये कॉन्सेप्ट सिर्फ यहीं पे अप्लाई नहीं होता कि भाई देखो 4s ऑर्बिटल के और 3d ऑर्बिटल के बीच में एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा कम है, दैट्स वाई एक इलेक्ट्रॉन जो 4s में होगा वो जंप करके चला जाएगा 3d में, जिसकी वजह से उसकी जो ऑर्बिटल है वो हाफ फिल्ड हो जाएगी और हाफ फिल्ड होने के साथ साथ उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक। एक कॉन्सेप्ट और है, जब इनकी एनर्जी के अंदर जो 3d और 4s की एनर्जी के अंदर थोड़ा गैप कम होता है, ठीक। अब गैप कम होने की वजह से क्या होता है कि जो 3d के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने लगते हैं, और जब ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो व्हाट विल हैपन कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने की वजह से इसकी जो बैलेंसी है वो स्टेबल नहीं होगी, या फिर मैं बोल सकता हूँ स्टेबल से मेरा मतलब ये था कि उसकी जो बैलेंसी है वो डेविएट करेगी, वेरिएशन शो करेगी, यानी कि कहीं पर इसके कंपाउंड के अंदर तुम्हें ऑक्सीडेशन स्टेट +4 मिलेगी, कहीं पर +2 मिलेगी, कहीं पर +6 मिलेगी, यानी कि बैलेंसेस डिफरेंट बैलेंसेस शो कर सकता है बिकॉज क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किसके, 3d के, जो कि सभी ट्रांजिशनल एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई होता है, ठीक।
और उसका मेन रीज़न क्या है? बिकॉज ऑफ द लेस एनर्जी गैप बिटवीन 4s and 3d. Got it? Now we are going to discuss some other things, but before that let's look into some other things also. इसी तरीके से अगर तुम कॉपर की बात करो तो कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29. कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s और 3d. तो अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूँ तो यहाँ पे आएगा 9. लेकिन 9 के बाद फिर वही केस आ जाता है सिमिलर हमारा हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाला. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. नाउ व्हाट इट वुड डू? इट विल डू वन थिंग ओनली कि ये यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन करेगा और इसको कर देगा पूरे 10. तो यानी कि ये क्या हो गई? यहाँ पर कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल हो गई. कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल हो गई. और जब ये ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगी तो दिस कंपाउंड और दिस एलिमेंट बिकम्स मोर स्टेबल. सो दैट वाज द रीज़न कि क्यों कोई भी एलिमेंट अपने मेन रूल से या मेन लॉ से डेविएशन करना शो कर देता है. तो उसका मेन रीज़न होता है कि वो क्या करता है? मोर स्टेबल होना चाहता है और मोर स्टेबल होने के लिए उसको अपनी ऑर्बिटल को सिमेट्रिकली फिल करना पड़ेगा. ऐसे डेविएशन जब तुम पहली ट्रांजिशन सीरीज़ के अंदर हमने 2 डेविएशंस की बात की, क्रोमियम की और कॉपर की. बट व्हेन यू जंप टू द फोर्थ वन, यानी कि फोर्थ या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ बोलेंगे या 4D ट्रांजिशन सीरीज़ बोलेंगे या सेकंड वाली ट्रांजिशन सीरीज़ बोलेंगे. तो जैसे अगर कोई बोलता है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़, ठीक, या इसी को बोलते हैं 3D सीरीज़ फर्स्ट कोई. ऐसे ही जब हम सेकंड में जाते हैं तो इसको बोलते हैं सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़, या मे बी पॉसिबल इसी को बोल देंगे हम 4D सीरीज़. देन इसके अंदर तुमको डेविएशन कुछ और भी ज़्यादा देखने को मिलेंगे. इनके कुछ ऑर्बिटल्स के अंदर आप उस डेविएशन को बड़े अच्छे से नोटिस कर पाओगे और उसको हम समझेंगे डिटेल में, क्योंकि जब तुम अगले चैप्टर में पहुंचोगे नेक्स्ट चैप्टर में तो वहाँ पर जाकर तुमको कुछ चीज़ें मिलेंगी ऐसी जिसकी वजह से तुम उसकी रिलेवेंसी को समझ पाते हो. ठीक, तो हम ऐसा समझने वाले हैं या बात करने वाले हैं. लेट्स लुक इनटू द टेबल फर्स्ट कि हाउ द थिंग्स रियली वर्क्स. ओके, नाउ वी डिस्कस सम पॉइंट्स कि हमने जो भी अभी तक पढ़ा है उनके ऊपर चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं. तो अगर हम डी ब्लॉक की बात करें तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि भाई ये ग्रुप नंबर 3 से 12 तक होते हैं. यानी कि ग्रुप नंबर 3 आएगा, 3 से 12 तक जो होंगे वो सब के सब के अंदर सिर्फ और सिर्फ डी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोग्रेसिवली फिल्ड होंगे. तो दैट्स वाई यहाँ पर आपको डी ब्लॉक के एलिमेंट मिलेंगे. फिर ये 4 पीरियड्स के अंदर आते हैं. कौन कौन से पीरियड्स होते हैं? एक तो आपका 4 होता है, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा और फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका 7 पीरियड्स होते हैं. उसके बाद आने वाले जितने पीरियड्स हैं उसके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा. 4 5 6 7 पीरियड के अंदर क्या होता है कि ये आते हैं. जैसे 4 पीरियड जो है उसमें 3D होगी, 5 वाले में हो जाएगी 4D, 6 वाले में हो जाएगी 5D और 7th वाले में होगी 6D. तो ये आपकी 4 सीरीज़ होती हैं डी ब्लॉक की, वो सब इसमें आएंगी. अगर हम बात करें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की तो यहाँ पर क्या होता है, अभी तक जो डिस्कवर एलिमेंट्स हैं उसके अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 4f और 5f ऑर्बिटल के एलिमेंट्स आते हैं. जिसमें अगर हम बात करें 4f की तो इनको हम नाम देते हैं लेंथेनॉइड्स. ठीक, और अगर हम बात करें 5f के तो इनको नाम देते हैं एक्टिनॉइड्स. जो एक्टिनॉइड्स हैं ये सारे के सारे मोस्टली रेडियो एक्टिव हैं और इनको बनाया नहीं गया. मतलब इनको एक तरीके से बोल सकते हैं कि नेचर में बने हुए नहीं हैं, इनको मैन मेड तरीके से बनाया गया है. ठीक, कि नेचर में बने हुए आपको अवेलेबल मिल जाएं, ऐसा कुछ नहीं होता. ये नॉर्मली क्या किए जाते हैं, मैन मेड हैं, सिंथेसाइज्ड किए गए हैं. अगर हम बात करते हैं कि देयर आर मेनली 3 सीरीज़ जिसको हम अच्छे तरीके से जानते हैं, हमने थोड़ी बहुत उनके लिए स्टडी की है. उनके अंदर हम बात करें अगर 3D की तो इसमें आता है स्कैंडियम से जिंक तक के एलिमेंट्स आएंगे.
उसके बात करें 4D की तो यहाँ पे यूटर्बियम से कैडमियम तक आते हैं। अगर हम 5D की बात करें तो लेंथिनम से मरकरी तक आते हैं। और लेंथिनम के बीच में यहाँ पर 14 एलिमेंट्स हैं जो कहलाते हैं हमारे 4F या फिर लेंथिनोइड्स। लेंथिनोइड्स जिसको ये सिलेनियम से ल्यूटेडियम की बात कर रहे हैं ना, उनको हम ओमिटिंग कर रहे हैं, यानी कि इनको हटा के चल रहे हैं। तो ये सारे के सारे एलिमेंट सिलेनियम से ल्यूटेनियम तक जो हैं ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे, ये आ जाएंगे आपके 4F के अंदर। अगर 6D के अंदर बात करें तो ये जो है एक्टेनियम से शुरू होती है, लेकिन एक्टिनियम के अंदर या एक्टिनियम के बाद वाले जितने एलिमेंट्स हैं मोस्ट ऑफ दैम, यानी कि 91 के बाद वाले जितने एलिमेंट्स हैं वो जनरली क्या हैं, इनको सिंथेटिकली या फिर एक तरीके से मैनमेड तरीके से बनाया गया है। दैट्स वाई इनकी इतनी स्टडी अवेलेबल नहीं है, तो हम ये बोलेंगे कि ये इनकम्प्लीट हैं, लेकिन हम जानते हैं सबको नाम दे दिया गया है, दैट्स वाई इनकी स्टडी बस नहीं कर पाए। इसके बाद 2 सीरीज़ आती हैं जिनको बोलते हैं इनियर ट्रांजिशन मेटल्स, जो होगा 4F और 5F ऑर्बिटल्स, और इन्हीं को बोलते हैं हम लेंथिनोइड्स और एक्टिनाइड्स, जिसके बारे में हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, अगर हम बात करें यहाँ पर 3 ग्रुप नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 और 2 ये इन्होंने दे रखा है। बाकी ये इसी को हम बोल सकते हैं, यहाँ पर ये 8th है, ये 9th है, 10th है, ये 11th है, ये 12th है। ठीक, ये जो आप 3B, 4B, 5B देख रहे हैं तो ये कुछ सिमिलरिटीज़ या एक ग्रुप को 2 ग्रुप में बांटते हैं, जैसे कि ए ग्रुप और बी ग्रुप। तो ये पुराना पैटर्न है, अभी तो तुमको 1, 2, 3, 4 ही मानकर चलना है। यहाँ से हम शुरू करते हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, विनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। तो ये हमारी जो है ये 3D हो गई। ऐसे यूट्रोबियम से अगर कैडमियम तक जाएं तो ये हो जाएगी हमारी 4D। ऐसी लेंथिनम, बीच वाला हमने 4F छोड़ा है, जो 4F हमारा कहाँ पर आ गया, यहाँ पे आ चुका है। और फिर हाफेनियम के बाद अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगी हमारी 5D। फिर ये यहाँ पर एक्टिनियम आ गया और यहाँ पर हमारा 5F ऑर्बिटल आएगी बीच में, जो कि ये रही। और इसके बाद जो एलिमेंट्स आएंगे वो कहलाएंगे हमारे 6D ऑर्बिटल एलिमेंट्स। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर हम 12th में बात करें या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बात करें तो वो यहीं से आएंगे, फर्स्ट वाले से। उसके बाद अगर क्वेश्चन बनते हैं तो ये मान के चलें आप, इन पे नॉर्मली क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये दीज आर रियली इंपॉर्टेंट, इनको आपको समझना पड़ेगा ध्यान से, जो हम अभी डिस्कस करेंगे भी। ठीक, ये रहा हमारा 5F ब्लॉक, ये रहा हमारा 4F ब्लॉक और ये रहा हमारा 5F ब्लॉक। ठीक है, तो ये F ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जो कि सिलेनियम से शुरू होता है ल्यूटेटियम तक, और ये थोरियम से शुरू होता है लॉरेंशियम तक। ठीक है, ऑलराइट। अब सवाल ये उठता है कि जनरली वी कॉल देम ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एंड व्हाट वाज द रीज़न और व्हाट इज़ रियली डेफिनेशन दैट इज़ गिवन बाय IUPAC। ठीक, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो क्या डेफिनेशन है जो दी गई है और जिसको वजह से हम इन एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। जनरली अगर लोकल डेफिनेशन की बात करें तो वो बताते हैं कि देखो, जो S ब्लॉक होता है, पहले S होता है, फिर उसके बाद P होता है और बीच में आता है D। तो जो D ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, दिस शो ट्रांजिशन इन प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स फ्रॉम S ब्लॉक टू P ब्लॉक, दैट्स वाई वी कॉल देम ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक, लेकिन IUPAC की डेफिनेशन थोड़ी अलग है। IUPAC कहता है कि देखो भाई, जिस भी एलिमेंट की D ऑर्बिटल पार्शली फिल्ड हो, यानी कि इनकम्प्लीटली फिल्ड हो, वो सारे के सारे एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स। चाहे वो इसके ग्राउंड स्टेट के अंदर होती हो और चाहे वो उनकी लेस से हम एटॉमिक स्टेट के अंदर होती हो। यानी कि या तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि भाई कॉपर है, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, अगर मैं जनरली लिखूँ तो Ar लिख रहा हूँ मैं आर्गन गैस के लिए, फिर उसके बाद मैं लिखता हूँ 3D10 4s1। यहाँ पे इसके अंदर D ऑर्बिटल क्या है, कम्प्लीटली फिल्ड है। अब बीइंग कम्प्लीटली फिल्ड हम इसको ये नहीं बोल सकते कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये है हमारा D ब्लॉक एलिमेंट सिर्फ। ठीक, तो D ब्लॉक के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट तो है नहीं। ठीक,
तो डी ब्लॉक के अंदर वही एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे जिनकी हमारे पास डी ऑर्बिटल पार्शियली या इनकम्प्लीट फील्ड होगी। अब मैं इसी सी को लिखूं और यहाँ पे लिख दूँ 2 पॉजिटिव, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए मैंने। अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट्स से 3D 9 और 4S 0, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला था और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला है, तो यहाँ पे 9 हो गए। अब ये ऑर्बिटल क्या कम्प्लीटली फिल्ड है? नो, ये ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड नहीं है। दैट्स वाई ये अब हमारा क्या बन चुका है? ट्रांजिशन एलिमेंट बन चुका है। तो बीइंग अ ट्रांजिशन एलिमेंट या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट बनने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक कंडीशन हम कह सकते हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि उसकी डी ऑर्बिटल में स्पेस एम्प्टी होना चाहिए, यानी कि चाहे एक इलेक्ट्रॉन का हो और चाहे एक इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का हो, बट देयर मस्ट बी एम्प्टी स्पेस। दैट टाइम वी कैन ईजिली कॉल इट कि ये क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट है। ठीक, तो अब बात करते हैं कि अच्छा भी फिर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ठीक, तो इस सवाल का जवाब है कुछ ऐसा कि लेट्स से तुम सबसे लास्ट में पहुंचो, यहाँ पर आपके पास है जिंक। जिंक का एटॉमिक नंबर कितना दिया है? ऑफ कोर्स 30। अगर हम यहाँ पर इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो मैं आर्गन के कॉन्फ़िगरेशन को कांस्टेंट मान लेता हूँ, क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन तो मुझे कहीं डालने होंगे। 3D क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा, और 4S क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, यानी कि डी ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड है। अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि मेरे पास ये जिंक है और यहाँ पर है इसका एटॉमिक नंबर 30, लेकिन इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई 2 पॉजिटिव। इन दैट कंडीशन जो 3D 10 है, अगर आर्गन को फिर से कांस्टेंट कॉन्फ़िगरेशन माने, 3D 10 रहा और 4S 0 हो गया, क्योंकि हमने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव किए हैं। इस कंडीशन में भी आपने क्या देखा कि ये ऑर्बिटल यहाँ पर भी कम्प्लीटली फिल्ड है और यहाँ पर भी कम्प्लीटली फिल्ड है। और जब भी कोई ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड होती है, इन सच कंडीशन हम उसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते, वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं ये एक ही जनरल कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करेंगे, और वो क्या होगा कि आपकी ये कोई नोबल गैस होगी X, उसके बाद 3D 10 होगा और 4S, यहाँ पे 3D की जगह हम मान सकते हैं कि जैसे जिंक के लिए हमने 3D माना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 2। ऐसे ही अगर मैं बात कर रहा हूँ जिंक की, तो जिंक का ये निबट गया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कैडमियम की। कैडमियम के केस में क्या होता है? तो फ्रॉम दैट वी कैन इजीली राइट देयर कॉन्फ़िगरेशन के अगर हम बात करते हैं इस पूरे ग्रुप के जनरल कॉन्फ़िगरेशन की, तो कॉन्फ़िगरेशन समहाउ ऐसा होगा N-1 D 10 N S और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2। अब यहाँ पर जो n है, n कोई भी क्वांटम नंबर हो सकता है, बट देयर शुड बी कि ये या तो 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा या फिर 6 होगा इस पूरे ग्रुप के लिए। ठीक, जो हमारा ग्रुप नंबर है 12, ये हमारा ग्रुप नंबर है 12, इसके पूरे के लिए कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है जनरल, और वो ये है जैसे कि यहाँ पे स्टेटमेंट लिख रखा है उन्होंने, जिंक, कैडमियम और मरकरी ऑफ ग्रुप 12 हैव full D10 configuration in their ground state as well as in their common oxidation state। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी क्या होती है? जैसे फॉर एग्जांपल आप मरकरी को देख लोगे कि या तो वो प्लस दिखाएगा Hg+ या फिर दिखाएगा वो Hg2 पॉजिटिव। ऐसे जिंक हमेशा मोस्टली मिलता है आपको 2 पॉजिटिव के स्टेट में। बट एक सवाल है जो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि क्या हो कि अगर हम जिंक से किस ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा टेम्परेचर या कंडीशंस को क्रिएट करके 3 पॉजिटिव पहुंचा दें, तो क्या ये तब भी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा? नो, ये उस कंडीशन में ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि अब इसकी ऑर्बिटल क्या हो गई है? पार्शली फिल्ड हो गई है। लेकिन जिंक 2 पॉजिटिव के अंदर मोर स्टेबल होता है, दैट्स वाई यहाँ पर ये स्टेबिलिटी शो करता है। क्यों? क्योंकि अंदर वाली जो ऑर्बिटल्स हैं, यानी कि जो 3D ऑर्बिटल तक जो ऑर्बिटल होती है जिसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये पूरी की पूरी शेल क्या है? कम्प्लीटली फिल्ड हो गई। और जब भी किसी एलिमेंट की अंदर वाली ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड हो जाती है, इन दैट कंडीशन वो नोबल गैसेस होती है ना, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा नोबल बिहेवियर आ जाता है और ये एलिमेंट 2 पॉजिटिव में ही स्टेबिलिटी को शो करना शुरू कर देते हैं। नाउ दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड कि पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल ऑफ द पीरियोडिक टेबल,
ये थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ पे है पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, हम बात करने वाले हैं अभी इन एलिमेंट्स की। तो अगर हम बात करें डी ब्लॉक की, तो ये ऑक्यूपाई करते हैं लार्ज मिडल सेक्शन, जो कि हम अभी देख चुके हैं। फ्लैंक जो स्टार्ट होता है तुम्हारा एस से और ख़त्म होता है पी से पहले, ये इनकी पोजीशन है, जिसको हम बोलते हैं कि ये ग्रुप नंबर 3 से 12 तक जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो डी ब्लॉक का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके बारे में अगर जनरल बात करें तो इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है ये। ठीक, टू मेक इट करेक्ट तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पर 0 लगा सकते हो, जो कि तुमको कई जगह पर देखने मिलेगा। जैसे स्पेशली अगर मैं एग्जांपल लूँ आपसे प्लेडियम का, ठीक, तो प्लेडियम के अंदर आपको NS ऑर्बिटल के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं, इसी ऑर्बिटल में चले जाते हैं, डी ऑर्बिटल में चले जाते हैं, ड्यू टू कि भाई उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 10 हो जाए और वो ज़्यादा स्टेबल हो जाए। अगर हम बात करते हैं हाफ और कम्प्लीटली फिल्ड के सेट ऑफ ऑर्बिटल्स की, तो ये रिलेटिवली मोर स्टेबल होती हैं। क्यों? क्योंकि इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, वो शो करने लगता है कि भाई ये ज़्यादा स्टेबल हो गई। क्रोमियम और कॉपर की हम बात कर चुके हैं 3D सीरीज़ के अंदर कि ये एक इलेक्ट्रॉन पीछे की ओर ले लेती हैं, जैसे कि इसका कॉन्फ़िगरेशन ये होता है और होना क्या चाहिए ये सवाल, जो कि क्रोमियम के केस में है। ऐसी अगर हम कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन होता है ये 4s1, लेकिन होना क्या चाहिए था, ये होना चाहिए था ये। और वाई इट इज़ नॉट दैट, वो हम लोगों को क्लियरली पता है। अब बात करते हैं हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की। जनरली हम जानते हैं कि जितनी भी मेटल्स होती हैं ये सारी की सारी मेटल्स टिपिकल मेटेलिक करेक्टर शो करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम टिपिकल मेटेलिक करेक्टर की बात करें तो सभी मेटल जो होती हैं मैलिएबल होती हैं, मोस्ट ऑफ द मेटल्स मतलब मैलिएबल भी होती हैं, और उसके साथ डक्टाइल्स होती हैं, इनकी स्ट्रेंथ जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा होती है, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें ही एक मेटल के अंदर पाई जाती हैं। ठीक, तो वही क्वालिटीज़ क्या हैं सारी ट्रांजिशन मेटल्स में पाई जाएंगी। ठीक, तो ट्रांजिशन मेटल जिंक, कैडमियम और मरकरी को छोड़कर, जैसे मरकरी तो आप जानते हो ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, और ये जो होते हैं ये ग्रेन्यूल्स की स्टेट में रहते हैं। ठीक है, तो वेरी हार्ड एंड हैव लो वॉलेटिलिटी। लो वॉलेटिलिटी का मतलब होता है कि जैसे अगर किसी भी हम सब्सटेंस को रखें तो वो खुद धीरे धीरे क्या हो जाए, वेपोराइज होता रहे, तो इनकी वॉलेटिलिटी बहुत ही ज़्यादा लो है। देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट यानी कि इनके MPs और इनके BPs बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। ठीक, और हाई होने का रीज़न होता है कि इनके पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी डी ऑर्बिटल में, उनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, और बॉन्डिंग होने की वजह से उनका बिहेवियर क्या हो जाता है, वो हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट शो करने लगते हैं। ठीक है, अब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट से जनरली क्वेश्चन आ जाता है कि वाई दे शो द हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, तो इसका रीज़न हम बात कर लेते हैं। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड्स एंड प्रेजेंस ऑफ हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, यानी कि इनके अंदर जो पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होती हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, जिन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट खुद ब खुद क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, उसी कारण हम कहते हैं कि इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। अगला आता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम n-1d in addition to the ns electrons in the interatomic metallic bonding। जैसे हमने पीछे बात की थी कि देखो भाई होता क्या है कि d ऑर्बिटल में और 4s ऑर्बिटल के बीच में एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से आसानी से इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल से दूसरी ऑर्बिटल में जंप कर सकते हैं। अब ये जंप करेंगे तो जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में बॉन्डिंग कर पाते हैं, और उनके बीच में जो इंटर एटॉमिक मेटेलिक बॉन्डिंग होती है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाती है। ठीक, तो इस इन्वॉल्वमेंट की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग, हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ट्रांजिशंस, एलिमेंट्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब ये सवाल है एटोमाइजेशन, इसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ठीक, सपोज़ करें कि आपके पास एक अंगूर का गुच्छा है, ठीक, ग्रेप्स का बंच है पूरा। जब आप एक अंगूर को उससे, एक ग्रेप्स को उससे निकालेंगे
खींचेंगे तो आपको कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी। सिमिलरली कि जब हमारे पास कुछ 1 मोल के अराउंड एटम्स का एक पूरा ग्रुप हो, यानी कि जैसे हम बोल सकते हैं कि अगर आपके पास 56 ग्राम आयरन, अब 56 ग्राम आयरन मीन्स हो गया कि 1 मोल आयरन हो गया आपके पास। अब तुमको क्या करना है, इस 1 मोल आयरन को लेना है और इनको इतनी हीट देनी है कि सारे के सारे एटम क्या हो जाएं, वेपोराइज हो जाएं, यानी कि गैसेस स्टेट में आ जाए। अब इस पूरे आयरन को वेपोराइज करने के लिए, गैस में कन्वर्ट करने के लिए कितनी एनर्जी तुमको देनी पड़ेगी, वही कहलाती है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अब ये एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन डिपेंड करती है कि उसके अंदर कितने स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड्स हैं, यानी कि जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड्स होंगे वो इतनी ही ज़्यादा क्या करेंगे, आपको ट्रांजिशन शो करे, मतलब मेल्टिंग पॉइंट शो करेगा या फिर एक तरीके से वेपोराइजेशन शो करेगा। ठीक, तो आपको इतनी ही एनर्जी उसको देनी पड़ेगी और वो इतना ही हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा। तो ये एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जो है दैट इज़ ऑलवेज डिपेंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। यहाँ पे सवाल उठता है, इन मूविंग अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दीज मेटल फर्स्ट इंक्रीजेस, सबसे पहले बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, देन मैक्सिमम हो जाता है एंड देन डिक्रीजेस रेगुलरली टूवर्ड द एंड ऑफ द पीरियड्स। जैसे हम अगर स्टार्टिंग से बढ़ते हैं, लेट्स से मैं अगर बोलूँ यहाँ से मैं टाइटेनियम से जा रहा हूँ, फिर वेनेडियम गया, फिर क्रोमियम गया, तो इसका एटॉमिक नंबर है 3d2, इसका है 3d3 और इसका है 3d4। ठीक, मैं ये जनरल वाला कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ और ये मान के चल रहा हूँ कि इसका जो लेट्स से हम ऐसे लिखते हैं, चलो इसका हो गया 3d5, ये एटॉमिक नंबर हो गया। ठीक, इसी तरीके से मैं अगर इसकी बात करूँ, यहाँ पर भी होगा 3d5, ये होगा 3d6 और ये होगा 3d7, ये होगा 3d8 और यहाँ पर आ जाएगा 3d9। ठीक है, 9 की जगह हम इसको 10 लिख सकते हैं क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आया हुआ है। अब अगर तुम यही अप्लाई करो 2 पॉजिटिव में, तो ये हो जाएगा मेरा 4, ये है मेरा 5, ये 6, 7, 8 और ये हो जाता मेरा 9। क्या अगर मैं बात कर रहा हूँ कि 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की। ठीक, तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इस केस में ये आपको कम नज़र आ रहा है बिकॉज ये कम्प्लीटली स्टेबल हो चुका है। क्यों? क्योंकि अब ऑर्बिटल कैसी हो गई है, हाफ फिल्ड हो गई है। हाफ फिल्ड होने की वजह से ये क्या करता है, डेविएशन शो करता है और यहाँ पर हमको इसका बॉइलिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट घटता हुआ नज़र आएगा। फिर दोबारा से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ना शुरू हुए तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन बढ़ेगा और जैसे घटते जाएंगे धीरे धीरे इसका बार भी नीचे जाता जाएगा और यहाँ पर आकर फिर से सारी पेयरिंग हो गई तो हम देखेंगे कि यहाँ पर इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पर ये ग्राफ दिया है मेल्टिंग पॉइंट के लिए। अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये फर्स्ट सीरीज़ थी हमारी, फिर ये सेकंड सीरीज़ आ गई हमारी। इस तरीके से हम ऊपर जा रहे हैं। ये हमारी फर्स्ट है रेड वाली, फिर ये सेकंड है एंड देन थर्ड। नाउ melting point of these metal rise to maximum at D5 except for exceptional behavior of मैग्नीज़ और टेक्टेनियम, यानी कि मैग्नीज़ के केस में और टेक्टेनियम के केस में आप देखोगे कि यहाँ पर ये एक्सेप्शनल बिहेवियर आएगा। फॉल रेगुलरली एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, यानी कि ये आपको रेगुलरली घटता हुआ नज़र आया और फिर एकदम से वो थोड़ा सा बढ़ेगा और फिर घटने लगेगा। तो ये चीज़ आप यहाँ पर देखेंगे। ट्रेंड्स ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट 3D 4D 5D ट्रांजिशन सीरीज़, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स से द स्ट्रेंथ ऑफ इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स इज रफली रिलेटेड टू द नंबर ऑफ हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल। इट इज़ रिलेटेड टू द नंबर ऑफ हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल से रिलेटेड होता है। इन बिगिनिंग the number of half-filled d orbital increases till the middle of the periodic, causing increase in strength of interparticle atomic bonds। या interparticle bonds के बीच में आपको जैसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड बढ़ेंगे तो उनके बीच में बॉन्डिंग बढ़ेगी, बॉन्डिंग बढ़ेगी तो बॉन्डिंग बढ़ने की वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, रिजल्टेंट बढ़ता जाएगा। विच ऑल्सो कॉजेज डिक्रीज। कैसे डिक्रीज करेगा ये समझ लो। वो डिक्रीज़ करने वाला इंक्रीज़ करेगा जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ते हैं। ठीक, बट देयर आफ्टर
द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल अकर्स, यानी कि जैसे ही आप मिडल के बाद आगे वाले सेक्शन में चलते हो तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होना शुरू हो जाती है, जो हमने यहाँ पर देखी कि यहाँ पर जो है जैसे ही 6 इलेक्ट्रॉन आए तो पेयरिंग होना स्टार्ट हो गई। तो आप पाओगे कि यहाँ के बाद इसका फॉल इन मेल्टिंग पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा और आपको यहाँ पर डिक्रीज नज़र आएगा, डिक्रीज़ होते हुए नज़र आएंगे। तो इंक्रीज़ तब होते हैं जब नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, और जब डिक्रीज़ तब होते हैं जब नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घटना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ऑलराइट। नाउ वी टॉक अबाउट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हमेशा डिपेंड करती है कि किस एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ मेटेलिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर हम इस सीरीज़ को ध्यान से देखें तो ये हमको मेल्टिंग पॉइंट जैसी नज़र आएगी, तो हर जगह पर आपको सेम पैटर्न नज़र आते हैं जैसा कि पैटर्न आपको मेल्टिंग पॉइंट वाले ग्राफ में नज़र आए थे। ठीक, सिमिलरली एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन में जो आपकी 3D सीरीज़ है, जैसे यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा था, जैसे ही हमारा सीरीज़ बढ़ रही थी वैसे ही हमारे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहे थे। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी आप पाएंगे कि 3D का जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होती है वो कम होती है 4D से, फिर 4D की कम होती है 5D से। क्वेश्चन दैट इज़ ऑलवेज आस्क्ड, और ये क्वेश्चन आप जनरली देख लेंगे पेपर्स के अंदर, अगर आप प्रीवियस पेपर निकालते हैं तो यू विल फाइंड द ग्रेटर द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्गर द इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन, हेंस स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स रिजल्ट इन हायर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। अब ग्रेटर द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन से मतलब ये है कि जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, यू विल नोटिस कि उसकी उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, उसके बीच में इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन होगा या इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग होगी। ठीक, अट्रैक्शन बॉन्डिंग एक ही बात होती है। मेटल ऑफ द सेकेंड थर्ड सीरीज हैव ग्रेटर एंथैल्पीज ऑफ एटोमाइजेशन देन द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सीरीज, यानी कि आपकी सेकेंड वाली सीरीज़, ये जिसको आप बोलते हो 4D, और थर्ड जिसको आप 5D बोलते हो, वो 3D की कंपेयर में उसकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू 3D। गॉट इट। लाइकवाइज जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है या एलिमेंट की डेंसिटी बढ़ती है, उनके बीच में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनके भी नंबर बढ़ते हैं, तो डेंसिटी के साथ ही और नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बढ़ने के साथ ही यू विल फाइंड आउट कि इनके बीच में जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है वो भी बढ़ेगी। अब बात करते हैं एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। ठीक, ओके। द एटॉमिक आयनिक रेडियाई फर्स्ट डिक्रीजेस टिल द मिडल, जो हम जानते हैं, बिकम्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट एंड देन इंक्रीजेस टूवर्ड द एंड ऑफ द पीरियड, यानी कि पहले ये डिक्रीज़ करती है। जैसे सपोज करें आप इस चीज़ को समझ लें कि जब भी आप एटॉमिक रेडियस की बात करोगे तो एटॉमिक रेडियस के अंदर जब आप लेफ़्ट से राइट जाते हो तो नॉर्मल, हम अगर एक तरीके से मेन ग्रुप एलिमेंट की बात करें तो वहाँ पर आपको जनरली पीरियोडिक टेबल के अंदर लेफ़्ट से राइट जाने पर आप पाएंगे कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ कर रही है। लेकिन डी ब्लॉक के अंदर आपको क्या मिलेगा कि जब आप लेफ़्ट से राइट जाओगे तो पहले तो डिक्रीज़ करेगी, फिर कांस्टेंट हो जाएगी और फिर इंक्रीज़ करने लगेगी। यानी कि एक तरीके से कॉपर और जिंक पर जैसे ही पहुंचते हैं ना, तो कॉपर से जिंक के तरफ जैसे जाओगे तो आप देखोगे कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ करने लगती है। रीज़न होता है कि उनकी जो डी ऑर्बिटल है वो फिल्ड हो जाती है, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ करने लगेगी। ठीक, तो स्टार्टिंग में तो पैटर्न फॉलो हुआ है, फिर कांस्टेंट हो गया है, और उसके बाद आप पाते हो कि डिक्रीज़, फिर कांस्टेंट, और फिर उसके बाद इंक्रीज़। न्यू इलेक्ट्रॉन्स एंटर्स डी ऑर्बिटल ईच टाइम द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज बाय यूनिटी, यानी कि जैसे ही आप आगे बढ़ते जाते हो हर बार एक यूनिट चार्ज बढ़ता जाता है। बट द शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल इज़ नॉट दैट इफेक्टिव, लेकिन जो शिल्डिंग इफेक्ट है, शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है, जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को रोके रखे। ठीक, जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको रिपेल करता हो, तो वो शिल्डिंग इफेक्ट डी ऑर्बिटल का बहुत वीकर होता है। हैंस द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियर चार्ज एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस एंड द आयनिक रेडियस डिक्रीजेस, और जिसकी वजह से क्या होगा, आयनिक रेडियस डिक्रीज कर जाएगी। ठीक, यानी कि जो बाहर के इलेक्ट्रॉन हैं उनको अगर वो शील्ड ना कर पाए, डी ऑर्बिटल शील्ड से मतलब ये उनको रिपेल ना कर पाए, दूर ना पहुंचा पाए,
तो उसकी वजह से क्या होगा, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन भी वही न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करेंगे जो डी ऑर्बिटल कर रहे हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियर अट्रैक्शन की वजह से उसको अपनी ओर बहुत ताकत से खींच लेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि लेट्स से ये अगर न्यूक्लियस है और ये मेरी रही डी ऑर्बिटल। अगर हम शील्डिंग इफेक्ट की बात करें, जैसे कि यहाँ पे ये वर्ड यूज़ हुआ है और इन्होंने बोला है कि भाई ये जो शील्डिंग इफेक्ट जो है, शील्डिंग इफेक्ट डी ऑर्बिटल का कम होता है। तो उसे आप ऐसे समझें कि देखिए जो एस ऑर्बिटल है ये सबसे ज़्यादा शील्ड करती है, फिर पी करती है, फिर डी करती है और फिर एफ करती है। ठीक, तो इन दोनों का शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम होता है, जिसकी वजह से ये एटॉमिक साइज़ जो होता है एटम का, अगर ये ऑर्बिटल्स आ जाएँ तो वो इन ऑर्बिटल की वजह से एटॉमिक साइज़ और कम हो जाता है। ठीक है, increased nuclear charge is partly cancelled by increasing screening effect of electrons in the d orbital of the penultimate cell। यानी कि जो न्यूक्लियर चार्ज है उसकी वजह से क्या होगा कि वो कैंसिल कर देगा, ठीक, पार्टली कैंसिल, थोड़ा बहुत कैंसिल कर देगा, जिसका असर पड़ेगा डी ऑर्बिटल पर। When increased nuclear charge and increased screening effect balance each other, यानी कि जो न्यूक्लियर चार्ज है और जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं, द एटॉमिक रेडियाई बिकम ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो इस कंडीशन में एटॉमिक रेडियस एकदम से कांस्टेंट हो जाती है, जो कि तुमको देखने मिलेगा आयरन के साथ, कोबाल्ट के साथ और निकल के साथ। ठीक, जहाँ पर जो आपका न्यूक्लियर चार्ज है और जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई टूवर्ड द एंड मे बी एट्रीब्यूटेड टू इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, यानी कि ये डिपेंड करता है किस पर, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा उतने ही ज़्यादा एटॉमिक रेडियस भी होगी। इनफैक्ट द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल अकर्स आफ्टर D5 कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि इनफैक्ट द पेयरिंग जो होती है इलेक्ट्रॉन्स की डी ऑर्बिटल के अंदर वो आती कब है, वो आती है जब D5 कॉन्फ़िगरेशन आप देखने को मिलेगा। तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि यहाँ पर इसके बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन आएंगे उसके अंदर आपको पेयरिंग होती हुई नज़र आएगी। ऑलराइट, द रिपल्सिव इंटरेक्शन बिटवीन द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कॉजेज इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई, यानी कि जो भी रिपल्सिव इंटरेक्शन है बिटवीन पेयरिंग इलेक्ट्रॉन कॉजेज इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई, इसी की वजह से क्या होगा, आपको एटॉमिक रेडियस में इंक्रीज होता हुआ नज़र आएगा। लेट्स से ये रही आपकी 3D ऑर्बिटल। ऑलराइट, व्हेन यू मूव व्हाट यू फाइंड कि यहाँ पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन फिल होना शुरू हुए एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ हुई। ठीक, जैसे ही आप पहुँचे आयरन पे, तो आयरन को हम देखते हैं तो कुछ इस तरीके का नज़र आता है, तो यहाँ पर क्या है, ये कांस्टेंट हो जाएगी। लेकिन जैसे ही पेयरिंग होना ख़त्म, मतलब एक तरीके से पेयरिंग होना, यहाँ पर क्या हुए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना बंद हो गए। ठीक, तो अनपेयर्ड की जगह आप सारे पेयर हो रहे हैं, तो यहाँ पर आपको साइज़ बढ़ता हुआ नज़र आएगा और सेम पैटर्न आपको दोनों ऑर्बिटल्स के अंदर भी देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि स्टार्टिंग में आपकी जो एटॉमिक रेडियाई होती है, ठीक, वो क्या करती है, डिक्रीज़ करती है, फिर कांस्टेंट हो जाती है और फिर दोबारा से इंक्रीज़ करती है। इंक्रीज़ करने का रीज़न क्या है, क्योंकि जो एक तरीके से मैं पेयर्ड ही लिख देता हूँ, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ करते हैं, जिसकी वजह से उनके बीच में क्या आता है, रिपल्शन होता है, और रिपल्शन होने की वजह से एटॉमिक साइज़ बढ़ता है। तो 4D और 5D की एटॉमिक रेडियस सेम रहती है। हम बात करेंगे किस वजह से, दैट इज़ ड्यू टू लेंथेनॉइड इफेक्ट। ठीक, या इसको बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, जो आपको यहाँ पे दिखाया भी गया। बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, और 3D की ऑर्बिटल में आपको ये पैटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है, देयर इज़ इंक्रीज फ्रॉम द फर्स्ट 3D टू द सेकेंड 4D सीरीज ऑफ द एलिमेंट, बट द रेडियाई ऑफ द थर्ड सीरीज आर वर्चुअली द सेम एज ऑफ 4D। Intervention of the 5f orbital which must be filled before 5D series of element begin। जब आप देखते हो यहाँ पर कि 4D के बाद 4f में जाएंगे इलेक्ट्रॉन और फिर उसके पहले 5D के अंदर इलेक्ट्रॉन जाते हैं, यानी कि एक पैटर्न फॉलो होता है, जिसकी वजह से ये जो आए लेंथेनॉइड, ये लेंथेनॉइड के आने की वजह से अब इसकी शील्डिंग तो और भी कम है,
अब और कम होने की वजह से एटॉमिक साइज़ के ऊपर इसका असर पड़ेगा और इसी को हम बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। जैसा अभी हमने देखा था कि एस की सबसे ज़्यादा, फिर पी की, फिर डी की और फिर एफ की। गॉट इट? इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो we discuss why do the transition element exhibit higher enthalpies of atomization। तो हम इसकी बात करेंगे। बाकी हमको पता है कि लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्गर इंटर एटॉमिक इंट्रैक्शन होता है और स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग देखने को मिलती है, ठीक है। देन वी डिस्कस द आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का क्या होता है कि जब आप लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो यू विल नोटिस कि यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो इंक्रीज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपको देखने को मिलेगा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी गिव्स सम गाइडेंस कंसर्निंग रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगी और कब स्टेबल होगी, ये चीज़ हमको आगे देखने को मिलने वाली है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की अगर हम बात करें तो इसका क्या होता है कि जनरली इंक्रीजेज एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंक्रीज इन द सेकेंड एंड द थर्ड ट्रांजिशन आयोनाइजेशन एंथैल्पीज फॉर द सक्सेसिव एलिमेंट इन जनरल इज़ मच हायर। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन या फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की, तो वो हमेशा क्या होगी, कम होगी, किससे, सेकंड से, और सेकंड कम होगी थर्ड से। तो ये एक ग्रुप को फॉलो करते हैं जो लगातार बढ़ते जाते हैं। ऑलराइट, दे आर सम ऑफ द इंफॉर्मेशन कि किस तरीके से इनकी एंथैल्पीज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चेंज हो रही हैं किलो जूल पर मोल में। ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, ये रही फर्स्ट, देन सेकंड एंड देन थर्ड। तो यू कैन नोटिस इट इज़ बीइंग ऑलवेज डबल ऑफ फर्स्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट का डबल हो गया, ये इसका डबल हो गया, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ पैटर्न देखने को मिल जाएंगे। इंक्रीज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी प्राइमरली ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि पहला रीज़न ये होता है कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन किस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं। एज द ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन्वॉल्व द ग्रेजुअल फिलिंग ऑफ n-d ऑर्बिटल, द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज इज पार्टली कैंसल्ड बाय इंक्रीज इन स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक। यानी कि इसका जो पार्टली जो आपके एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो आपके न्यूक्लियर चार्ज को पार्टली कैंसिल कर रहे हैं, उसी की वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक। अब बात करते हैं यहाँ पर द इंक्रीज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी अलोंग द पीरियड ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज़ वेरी स्मॉल। जैसे 3D की बात करें, 4D की या 5D की, तो 5D सीरीज इन इफेक्टिव सील्डिंग बाई 4f इलेक्ट्रॉन, जिसको हम बोलते थे अभी तक लेंथेनॉइड इफेक्ट, लेंथेनॉइड इफेक्ट या फिर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। Dear students, note them down in your notebook. I'll check it in school. God bless you. Goodbye.